इनकी ज्वारीय परिकल्पना है। जेम्स जीन्स इन सब के बाद आए और उन्होंने ये देखा कि किन किन आधारों पर इन परिकल्पनाओं की आलोचना की गई। तो उन सब चीज़ों को इन्होंने दूर करने की कोशिश की और अपनी नई परिकल्पना दी और उसका नाम इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना रखा। हालांकि जेम्स जीन्स के बाद और आगे भी परिकल्पनाएं हैं जिन्हें हम लेटर ऑन लेंगे। पहले हम बात करते हैं ज्वारीय परिकल्पना की। ज्वार आप सब लोग जानते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि चूंकि आप फर्स्ट ईयर तक आ गए हैं, अगर आपने 11th-12th में ज्योग्राफी ना भी पढ़ी है तो भी आपको पता है कि ज्वार क्या होते हैं। समुद्री लहरों के, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो तेजी से उठता हुआ ऊपरी उठता जल का ऊपर की ओर उठना जो है उसको हम ज्वार कह रहे हैं। तो यानी लिक्विड की बात हो रही है, तरल की बात हो रही है। तरल का एक दिशा के अंदर तेजी से बढ़ना हम ज्वार कह रहे हैं। ये जो ज्वारीय परिकल्पना है ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है कि किस तरह से किसी आकर्षण की वजह से एक ज्वार उत्पन्न हुआ और उस ज्वार के बाद में उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। यहाँ तक ये बात इतनी क्लियर नहीं होती है। जब हम 1 by 1 टॉपिक लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, तो शायद ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये जेम्स जीन्स हैं जिन्होंने अपना अथाह योगदान इस परिकल्पना के लिए दिया। इनकी मान्यताएं थी इनकी पहली मान्यता थी कि प्रारंभ में 2 तारे, क्योंकि अब द्वै तारक परिकल्पनाएं स्टार्ट हो गई थी। सिंगुलर जो था उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो सभी इसके बाद आने वाले सभी ने 2 या 2 से अधिक तारों की बात की है। तो जेम्स जीन्स का भी कहना था कि प्रारंभ में 2 तारे थे, पहला सूर्य था, दूसरा साथी तारा था। सूर्य गैसीय अवस्था में था, मतलब सूर्य को ठोस और ठंडा नहीं कह रहे हैं, ये मान रहे हैं सूर्य तप्त था, गैसीय अवस्था के अंदर था। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि वो साथी तारा जो है वो सूर्य के पास की तरफ मूव किया। अब हम वापस उसी डायग्राम की बात करते हैं जिस डायग्राम के ऊपर हमने पहले बात की थी। हमने बात की थी कि एक साथी तारा था और साथी तारे के पास में एक सूर्य था। हम इसको इसी तरह से देखें कि साथी तारा परिभ्रमण करता हुआ इस तरह से मूव कर रहा था और जो सूर्य था वो अपना अलग से परिभ्रमण कर रहा था। तारे के पास से निकलने से चैम्बरलिन ने ग्रहाणुओं का निकलना बताया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो गैसीय अवस्था में है, तो उसके ऊपर ठोस पदार्थ तो है ही नहीं, यानी ठोस कणों का बाहर निकलना संभव ही नहीं है। तो सूर्य से क्या निकलना संभव है कि अगर ये सूर्य की ऊपरी सतह है और ये गैसीय अवस्था में है तो इसमें बहुत ज्यादा लचीलापन है, और लचीलेपन वाली स्थिति के अंदर अगर अट्रैक्शन होगा तो वो कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसी फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी एक बाहर की तरफ उभार उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये अट्रैक्शन धीरे धीरे और ज्यादा तेजी से बढ़ता रहे तो इस हम उभार को तेजी से बाहर की ओर इस तरह से ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ से इसका खिंचाव ज्यादा होने की वजह से ये हिस्सा जो है सूर्य से धीरे धीरे कम अटैच होता रहेगा, तो अल्टीमेटली सूर्य का हिस्सा ज्यादा और यहाँ से ये हिस्सा इस तरह से उभार के रूप में तेजी से बाहर की ओर आएगा। ये बेसिक आधार जो बना वो ये बना कि साथी तारे के द्वारा सूर्य गैसीय अवस्था में था, इसलिए जो आकर्षण हुआ उसने आकर्षित किया उस पदार्थ को, तो वो पदार्थ कणों के, ठोस कणों के या ग्रहाणुओं के रूप में बाहर नहीं आया, बल्कि वो एक ज्वार के रूप में, एक उभार के रूप में बाहर की ओर निकला। और जैसे जैसे ये तारा जो है इसके नजदीक आता गया वैसे वैसे ये उभार तेजी से बाहर की ओर आ गया। एक एक करके हम स्टेप्स लेते हैं इसके बाद में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देखें कि किस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो ए बी सी, ये जो है ए बी और सी, ये 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, चरण हैं। पहले आप एक देखें, ए के पास ये जो है ये सूर्य बने हुए हैं, सूर्य की अलग अलग स्टेजेस हैं, और ये वो बड़ा तारा है जो सूर्य के निकट आ रहा है, इसका ये परिभ्रमण पथ है, ये इस तरह से मूव करता हुआ बाहर जा रहा है, और सूर्य का परिभ्रमण पथ कुछ इस तरह से है। आप देखें स्टेज ए में जब ये सूर्य इस तारे के कुछ दूरी पर है तो ये बिल्कुल राउंड आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा उभार उत्पन्न हो गया। ये उभार जैसे जैसे ये जो तारा जो है ये सूर्य के नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये उभार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आप देखें कि किस तरह से ये पूरा का पूरा उभार जो है वो तेजी से इस तारे की तरफ खिंचता हुआ चला गया। और उसके बाद में सी स्टेज में आप देखें
कि ये वापस ऐसा कैसा रह गया, ये जो तारा जो है ये निकल गया और ये जो फिलामेंट है, ये जो उभार था ये अलग हो गया, जो इसमें क्लियर नहीं है, हम अगले डायग्राम में लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस जो है वो बनी। पहला, ये जो स्थिति है ये आद्य सूर्य है, पहले का सूर्य, इसका तारे की तरफ खिंचाव हुआ जिससे ज्वार की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट स्टेज के अंदर ज्वार का इससे अलगाव हो गया और इसके शेष भाग को हमने आज का वर्तमान सूर्य बनाया। इस आद्य सूर्य और साथी तारे के बीच में एक सिगार के आकार की संरचना ये उसी तरह से बनी। मान लीजिए अब हम इसको अगर वर्टिकल उसमें लें तो ये साथी तारे का मूवमेंट है और ये आद्य सूर्य का मूवमेंट है। साथी तारा और आद्य सूर्य स्टेज फर्स्ट के अंदर कुछ इस तरह से थे कि सूर्य के अंदर सिर्फ एक उभार था। दूसरी स्टेज के अंदर मैक्सिमम पास की स्टेज जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि ये जो उभार है ये बहुत तीव्र था और बाहर की तरफ था। अब आप देखें, जो कण यहाँ पर उपस्थित थे उनका अट्रैक्शन इसके बजाय तारे के ज्यादा नजदीक होगा। तीसरी स्टेज जो थी वो ये था कि ये जो साथी तारा था ये तेजी से भ्रमण करता हुआ निकल गया और ये जो फिलामेंट था, ये जो सिगार आकार का जो उभार था, ये ज्वार या उभार जो है वो वापस उसके अंदर जाकर के नहीं मिल पाया, क्योंकि आप देखिए कि ये हिस्सा इससे काफी दूर आ चुका है। जब ये वापस नहीं मिल पाया तो इसका कनेक्शन यहाँ से टूट गया और ये बिखर गया और इस तरह से इनके घनीभवन से अलग अलग ये ग्रहों का निर्माण हुआ। ये जो पिक्चर यहाँ पर क्लियर की गई है उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से एक सिगार के द्वारा, सिगार शेप आकार के अंदर ये अलग अलग बने। अब आप देखें, ये जो नेक्स्ट पिक्चर आई है उसमें साफ साफ जाहिर है कि सूर्य से तारे के द्वारा किस तरह से एक फिलामेंट या सिगार के आकार जो है वो ज्वार बाहर निकला और उस फिलामेंट के अंदर खूब सारे ग्रह आप देख सकते हैं कि बीच में घनीभवन दिखाया गया है इस चित्र के अंदर। हालांकि ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक शेप जो है, जो शिगार के आकार की शेप है कि बीच में से उभार और किनारों से ये पतला है, ये शेप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही इस परिकल्पना को स्पष्ट करने में। अब हम जो नॉर्मली जो हमारे ग्रहों का आकार है या हमारे ग्रह किस तरह से दिखाई देते हैं उनको देखें तो आप देखिए, सूर्य के बाद जो ग्रहों की लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, शुरुआती ग्रह छोटे हैं, उसके बाद बीच के ग्रह बड़े हैं और उसके बाद वापस ग्रह जो हैं वो पुनः छोटे हो गए। हम पिछले पिक्चर के ऊपर वापस आते हैं जहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप कि सूर्य और स्टार के बीच में जो लाइन दिखे उसमें भी बीच के जो ग्रह हैं वो कितनी मोटाई के साथ हैं और बाकी जो आसपास के जो ग्रह हैं वो काफी छोटे ग्रह हैं। तो इस तरह से ये जो वर्तमान में जो ग्रहों का अरेंजमेंट है, उनका जो आकार है, जिस तरह से वो फैले हुए हैं, ये अरेंजमेंट जो है ये ज्वारीय परिकल्पना के काफी नजदीक आ गया। फिर इसके अंदर संशोधन की बात आती है, क्योंकि जेम्स जीन्स जो थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए और उन्होंने ये चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दी, लेकिन चूंकि कमियां थी तो किसी और के द्वारा ये कमी निकाली जाए, आलोचनाएं की जाए और इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरी परिकल्पना को ही खत्म की जाए, इसके बजाय जेफरीज ने जो उन्हीं के साथ काम कर रहे थे उन्होंने इसके अंदर कुछ संशोधन प्रस्तुत किए और उस संशोधन के बाद ये परिकल्पना काफ़ी ज़्यादा लोगों तक एडमायरेबल हुई, यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उनका जो संशोधन था वो ये था कि 3 तारे थे। अब उन्होंने तारों की संख्या एक और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 2 के बजाय 3 तारे थे और इन 3 तारों में उन्होंने बात की है कि एक सूर्य, दूसरा साथी तारा और तीसरा अन्य तारा। सूर्य, साथी तारा और अन्य तारा, यानी अब बात हो रही है 3 तारों की। जब 3 तारे हैं तो 3 उनके पथ हैं गमन के और उन 3 पथ के गमन की वजह से ही उन्होंने आगे की बात की। उन्होंने कहा कि साथी तारा और अन्य तारा कुछ इस तरह से गमन कर रहे थे कि उनकी आपस में टकराहट हो गई, यानी एक अगर ऐसे जा रहा है और एक अगर ऐसे जा रहा है तो एक पॉइंट पर आकर के वो दोनों टकरा सकते हैं, इस तरह से मूव कर जाएंगे। तो ये जहां पर उनकी टकराहट हुई वो टकराहट की जगह सूर्य के नजदीक थी, यानी इन दोनों की टकराहट के बाद जो पदार्थ बिखरा, चूंकि ये दोनों ही दूर निकल गए, तेजी से बाहर की ओर हो गए, उस पथ पे अपने अपने पथ पे चले गए और सूर्य वहां पर पहले से मौजूद था, तो उस सूर्य के चारों ओर ये जो पदार्थ था उसने चक्कर काटना शुरू कर दिया
और इसी चक्कर काटने की वजह से दोनों तारे अलग अलग पथ से निकलने के कारण इस सूर्य के चारों ओर खूब सारे ये जो परिभ्रमण पथ बने और इन्हीं परिभ्रमण पथों के ऊपर अलग अलग ग्रहों का निर्माण हो गया। इनकी इस सोच या इस संशोधन के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज तो ये कि सूर्य से फिलामेंट शेप अगर ना भी निकले, हो सकता है कि सूर्य से जो फिलामेंट आकार जो निकल रहा है वो इसी आकार का क्यों निकला, हो सकता था कि वो थोड़ा सा निकल करके और बाकी का हिस्सा उसके साथ छूट जाता, तो पीछे के ग्रह भी उतने ही बड़े साइज के बन सकते थे। दूसरी चीज ये थी कि क्या सूर्य के लिए ये संभव था कि साथी तारे के द्वारा उसमें से इतना बड़ा ज्वार बाहर निकाल लिया जाता। कई चीजें ये भी थी कि जब सारे ग्रह बाहर की ओर निकले तो उनका जो पथ था वो एक ही दिशा के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन दो हमारे ग्रह ऐसे हैं जिनका परिभ्रमण पथ जो है वो विपरीत, परिभ्रमण की दिशा जो है वो विपरीत है। तो इन सारी चीजों को सोचते हुए ये संशोधन दिया गया और इस संशोधन के बाद ये क्लियर हो गया कि जब एलिमेंट या जो पार्ट जिससे बाद में ग्रह बने वो सूर्य के अंदर से निकले ही नहीं हैं, तो उनका एक ही दिशा में मूव करना संभव नहीं है, क्योंकि जिसको जहाँ पे सहूलियत मिली, जो जहाँ पे क्लस्टरिंग हो गया, इकट्ठा हो गया और संघनित हो गया, उसके बाद में उसने वहाँ उसका मूवमेंट शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने दूर कर दिया, लेकिन सारी चीज़ों को दूर नहीं कर पाए और उसी के आधार पर इनकी आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई कि तारों के मध्य दूरियां बहुत अधिक है, इस तरह से टक्कर होना संभव नहीं है। अगर इस तरह से टक्कर होना संभव हो जाती तो उसके बाद बहुत सारे सौरमंडल और भी हो सकते थे। यानी इतने 4.5 बिलियन ईयर्स गुजर जाने के बाद क्या एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि तारों के दोबारा उस तरह का कोई परिभ्रमण पथ बना हो और वो आपस में टकरा जाए? तो तारों के बीच की दूरियों को देखते हुए ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है। दूसरी ये कि इन्होंने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्यों प्रारंभ कर दिया? भाई पहले जो जेम्स जीन्स की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, अगर हम उसकी बात करें तो वो ही कह रहा था कि जो तारा था वो साथी तारा साइड में से निकल गया और सूर्य से निकला हुआ पदार्थ जो था वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब हम बात करते हैं कि साथी तारे में जब इतनी शक्ति थी कि वो सूर्य के अंदर से ज्वार को अपनी ओर आकर्षित कर दे, तो फिर वो उस ज्वार को अपने साथ लेकर के भी जा सकता था। ऐसा क्यों हुआ कि वो पूरा का पूरा ज्वार जो था वो सूर्य के नजदीक ही रह गया? अगर हम जेफरीज की बात करें जिसने संशोधन दिया, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो दो तारे थे उनके आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने से पदार्थ बिखरा और पदार्थ ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया। तो भाई सूर्य क्यों? वो उन दोनों में से किसी एक तारे के साथ भी तो वो पदार्थ जो है वो जा सकता था। तो ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिर उस पदार्थ ने या उस ज्वार ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही क्यों प्रारंभ किया। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो यह है कि अगर एक ज्वार से ग्रहों का निर्माण हुआ है, अगर एक ही किसी संरचना से समस्त ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो ग्रहों के बीच की इतनी अधिक दूरियों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आप देखें सूर्य से लेकर के और लास्ट अरुण वरुण ग्रह जो हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि उनको किसी एक आधार पर या किसी एक ही संरचना से बना हुआ मानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब इतनी दूरी थी तो लास्ट वाले ग्रहों वाले हिस्सों को तो उस साथी तारे के साथ चले जाना चाहिए था। तो ये वो आलोचनाएं थी जिनके आधार पर जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना थी उसके लिए ये कहा गया कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिरूप या मॉडल दिया, लेकिन ये मॉडल अपने आप में संपूर्ण नहीं था। मतलब उन्होंने वैज्ञानिक आधार तो दिया है, सारी चीजें बताई हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो उतने